गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम है पंकज। मैं प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान राजका इंटर कॉलेज सिलारी से, ब्लॉक प्रताप नगर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है एक सरकार। और सरकार को चुनने का जो काम है, क्योंकि भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है, तो हम चुनाव के जरिए ये काम करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे भारत में ये समस्याएं आई और किस तरह से हमने उनका निपटारा किया। तो अब स्वतंत्र भारत के समकक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती थी। ठीक है, तो इसको एक राजनीतिक चुनौती माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, एक राजनीति का विषय है। ठीक है, हर समाज में, अब क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो हर समाज में यह फैसला करना जरूरी होता था कि उसका शासन कैसे चलेगा और किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं थी। इनकी आकांक्षाएं जो थी वो बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से, है ना। हर समूह का जो इच्छाएं थी, उनकी अपनी आकांक्षाओं की वजह से वो एक दूसरे समूह के साथ टकराव होता था, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या किसी विशेष और व्यवस्था के आधार पर हो, बोली के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, इस तरीके। तो इन सब को एक लोकतांत्रिक ढंग से, या इन सब को एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे जरूरी था लोकतांत्रिक राजनीति का एक चुनाव करना। और वो भी किस तरीके से होगा अब हम देखेंगे। हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को तैयार हो चुका था, भारत की आज़ादी के लगभग 2 साल बाद। और 26 जनवरी 1950 में यह अमल में भी आ गया। तो किसी भी देश को चलाने के लिए हमने कक्षा 11 में भी ये पढ़ा है कि संविधान की भूमिका क्या होती है। तो संविधान एक ऐसी किताब है या एक ऐसे कानून की व्यवस्था करता है जिसमें देश के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इन सब को एक अपना अपना काम बांटा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो संविधान के जरिए की जाती है। ठीक है, तो जब तक संविधान बना नहीं था तब तक संविधान के बनने से पहले सरकार में एक अंतरिम सरकार चल रही थी, जो आज़ादी के तुरंत बाद चुनी गई थी। संविधान बनने के बाद चुनौती आई कि अब इसे अंतरिम सरकार को बदलकर लोकतांत्रिक सरकार बनाया जाए, या सर्वसहमति वाली सरकार बनाया जाए, जिसमें हर कोई अपना एक हिस्सा देख सके। तो इसके लिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया, और सन 1950 में जनवरी में, ठीक है, हमने चुनाव आयोग का गठन किया संविधान के तहत। और सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त बने। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयोग ने पाया कि भारत का आकार देखते हुए एक मुक्त और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत की आबादी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि हमने इतनी बड़ी आबादी के साथ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने का कोई किसी भी देश में कोई इतिहास रहा हो। तो इसलिए ये बहुत आसान नहीं था। बल्कि दूसरे देशों को, देश के लोगों को तो लगता था कि इंडिया में या भारत में जब आज़ादी हुई है तो अब ये अगर चुनाव कराएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक आज़ादी टिकेगी नहीं, और यहाँ पे एक गृह युद्ध जैसी समस्या हो जाएगी। अब देखो, चुनाव कराने में समस्याएं क्या क्या थी, कि सबसे पहले तो हमें चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, कि हमें बॉर्डर बनाने थे कि कौन सा स्टेट कितना होगा, राज्य कहाँ से कहाँ तक होगा, या एमएलए कहाँ से कहाँ तक, कौन से एमएलए के जो क्षेत्र होगा वो होगा, सांसद का क्षेत्र कहाँ तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से
फिर एक मतदाता सूची बनानी पड़ती है कि कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो उसमें वोट डालने के अधिकारी होंगे। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। अब देखो, मतदाता सूची का जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। तो अब सोचो, इतनी बड़ी आबादी का नाम ही नहीं था। इन महिलाओं को अला की बेटी, फला की बीवी आदि के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ मतलब पहले था कि नाम नहीं लेना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी जिसमें हम डायरेक्ट किसी का महिलाओं को उनके अपने नाम से ना जानकर उनके पति या उनके पिता के नाम से जानते थे। तो इस तरीके की एक परंपरा थी हमारे यहाँ। अब उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। यानी कि अगर आपने पहले पढ़ा हो तो उसमें क्या है कि जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच की हमारी आबादी थी। ठीक है। तो उस आबादी में से कई वयस्क थे जो वोट डालने के अधिकारी थे और कई अभी बच्चे थे। तो 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो मत कर सकते थे। इन्होंने 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। ठीक है। तो ये हमारा एक आंकड़ा है कि कितने विधायकों को चुना जाना था उस समय और कितने सांसदों को चुना जाना था। विधायकों का काम है राज्यों में रहकर विकास करना और सांसदों का काम है कि देश की संसद में बैठकर देश के लिए फैसले करना। अब ये जो 17 करोड़ मतदाता थे इनमें से केवल 15% या 15% ही साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। मतलब इन्हें पता था कि हाँ, हम जिसको वोट डालने जा रहे हैं या मतलब जो उसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो हमारे सामने एक पर्ची आती है, पर्ची पे नाम लिखा होता है, उसमें मोहर होती है, उसका एक चिन्ह होता है। तो वो सब पहचान करने के लिए थोड़ा बहुत साक्षरता की जरूरत थी। तो लेकिन उस समय जो हमारी जनसंख्या थी उसमें सिर्फ 15% ही साक्षर लोग थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोग क्या जब मतदान करने जाएंगे तो वो पहचान भी पाएंगे कि वो किसके लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है। ये किसको वोट देने के लिए आए हैं, या कोई उन्हें झूठ मूठ बहका तो नहीं देगा। तो ये सारी चीजें उनके सामने थी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। अब देखो, चुनाव प्रक्रिया जो है वो पहली बार जब भारत में शुरू हुई तो 1951 के अक्टूबर में शुरू हुई और 1952 फरवरी तक ये हुई। ठीक है। तो इसीलिए इस चुनाव को हम 1952 का चुनाव भी कहते हैं। समझे। तो इसमें ये जरूरी है समझना कि भारत में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से आम चुनाव 1952 में हुए। ठीक है। तो 1952 का चुनाव भी इसलिए इनको कहा जाता